नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि जब भारत को सन 1947 में आज़ादी मिली, तब उस समय जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र था, यानी औद्योगिक क्षेत्र जिसे हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, इसकी क्या स्थिति थी। यानी मुख्य रूप से हम देखेंगे कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट जिसे हम हस्तशिल्प उद्योग कहते हैं, उसका अंग्रेजों ने किस प्रकार उसको बर्बाद किया, यानी उसका पतन किया। और दूसरे नंबर पे हम ये चीज समझेंगे कि जो आधुनिक उद्योग हो रहे थे पूरे विश्व भर में, उसका विकास भारत में किस प्रकार हुआ और ब्रिटिश सरकार ने उस पे क्या कदम उठाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं और कौन कौन से पढ़ने हैं। दोस्तों, मैं कृषि क्षेत्र और ये पहले दोनों टॉपिक पढ़ा चुका हूं। आज हम पढ़ाएंगे औद्योगिक क्षेत्र और आने वाले वीडियो में मैं ये सारे के सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट चैनल है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो औद्योगिक क्षेत्र था, उसकी क्या स्थिति थी। उसको जानने के लिए हमें दो चीजों पे ध्यान देना होगा। पहला, कि ब्रिटिश सरकार की जो विभेद मूलक नीतियों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन कैसे हुआ। यानी दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये दिक्कत होगी कि हस्तशिल्प उद्योग आखिर होते क्या हैं, उन्हें ये चीज नहीं समझ में आती है। देखिए, हम जब किसी भी वस्तु या सेवा का निर्माण जब हम करते हैं और हाथों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मटके जो होते हैं, जो कुम्हार बनाता है, वो अपने हाथों का प्रयोग ज्यादा करता है, जबकि मशीनों का कम करता है। अंग्रेजों के शासन से पहले जो भारत में उद्योग होते थे, वो ज्यादातर जो भी वस्तुएं बनाई जाती थी वो हाथों से बनाई जाती थी। हस्त का मतलब होता है हाथ और शिल्प का मतलब होता है वस्तु, यानी हाथों से बनी वस्तु को हम हस्तशिल्प उद्योग में बनी वस्तु कहते हैं। तो दोस्तों, ये भारत की रीढ़ की हड्डी थी औद्योगिक क्षेत्र में। जब मुगल साम्राज्य था, तब इसका बहुत ही ज्यादा पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध थी। तो हमें इस वीडियो में ये चीज समझनी है कि अंग्रेजों ने इसको किस प्रकार इसे बर्बाद कर दिया, यानी इसका पतन कर दिया। दूसरे नंबर पे हमें ये चीज समझनी है कि निवेश के अवसरों के अभाव में जो आधुनिक उद्योग था, उसका जो विकास था वो कैसे हुआ, क्योंकि बहुत धीमा हुआ, रूखा विकास हुआ। तो इन दो बातों को आज मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो दोस्तों, मैं आप यकीन मानिए कि आपसे पूरे इस चैप्टर में यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप 100% उसका आंसर देंगे ही देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि हस्तशिल्प का पतन कैसे किया गया। यानी मतलब क्या, जो अंग्रेजों से आने से पहले जो भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रसिद्ध था उद्योग हाथों से बनी वस्तुओं का, उसका अंग्रेजों ने पतन कैसे किया। पहले नंबर पे देखिए, मैं इसके आपको 5 कारण बताऊंगा कि 5 वो कैसे कारण थे जिससे अंग्रेजों ने हस्तशिल्प उद्योग को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उसमें से पहला कारण है हमारा राज्य की विभेद मूलक टटकर नीति। अब ये टटकर नीति क्या होती है, पहले ये समझ लीजिए। आप ये जानते हैं कि बहुत प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं एक देश से दूसरे देश की सीमाओं में आदान प्रदान किया जाता है। जैसे भारत से पाकिस्तान कुछ वस्तुएं जाती हैं, या पाकिस्तान से भारत कुछ वस्तुएं जाती हैं। ऐसे चाइना, हम चाइना को बहुत सारी वस्तुएं बेचते हैं और चाइना से यानी निर्यात और आयात करते हैं। जब एक वस्तु एक देश से दूसरे देश में जाती है तो उस पर कई प्रकार के टैक्स लगे जाते हैं, उसे ही हम कहते हैं टटकर। टट मतलब होता है बॉर्डर, और कर मतलब जो
शुल्क लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो पहला जो सबसे बड़ा कारण था हस्तशिल्प उद्योग के पतन का, वो था नंबर 1 पे हमारा राज्य की विभेद मूलक तटकर नीति। उसमें क्या हुआ दोस्तों, मैं अगर आपको समझाऊं तो अंग्रेजों ने क्या किया, मान लीजिए ये इंग्लैंड है, मान लीजिए मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, और ये इंडिया है, ठीक है। अब यहां से अंग्रेज क्या करते थे, कच्चा माल लेके जाते थे, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि इन्होंने हम पे क्या किया था, उपनिवेशिक शोषण किया था हमारा। उपनिवेशिक शोषण क्या, कि यहां से ये कच्चा माल लेके जाते थे, इसमें किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था, और वहां से बना हुआ सामान अगर जब वो भारत लेके आते थे तो भी इस पे भी कोई प्रकार का कर नहीं लगा था। तभी यहाँ पे आपने देखा कि बिना निर्यात शुल्क और बिना आयात शुल्क के, भाई बिना निर्यात शुल्क के ये कच्चा माल अपने देश भेज देते थे, और बिना आयात शुल्क के ये बनी हुई वस्तुओं को भारत में ले आते थे। यानी ब्रिटिश सरकार जब कच्चा माल इंडिया से भारत ले जाती थी, या वहां बना के जब इंग्लैंड से भारत लेके आती थी, उसमें किसी प्रकार का ना तो निर्यात शुल्क लगाया जाता था और ना ही आयात शुल्क लगाया जाता था। जबकि जबकि जो भारतीय हस्तशिल्प की जो वस्तुएं थी, जो पूरे विश्व में निर्यात की जाती थी, उन पर भारी निर्यात शुल्क लगाया गया, जिससे क्या हुआ, उनकी प्रति इकाई लागत जो होती है वो बढ़ गई। प्रति इकाई लागत बढ़ने से उनकी कीमत बढ़ गई, उनकी कीमत बढ़ने से विदेशों में जहां पे उनका निर्यात किया जाता था वहां पे उनकी मांग घट गई और उनका पतन होने लग गया। तो पहला कारण तो दोस्तों यही था कि राज्य की विभेद मूलक तटकर नीति, राज्य की मतलब भारत देश की। उस समय आप जानते हैं कि ब्रिटेन का राज था, और ब्रिटेन ने अपनी फेवरेबल पॉलिसीज बनाई जिससे उसको फायदा और भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का क्या हो, पतन हो। तो पहला पॉइंट तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसका परिणाम क्या हुआ ऐसा करने से, कि जो भारतीय मंडियां थी ना, जो भारतीय बाजार थी, वहां पे ब्रिटिश वस्तुएं जो थी उनकी तो मात्रा बढ़ती जा रही थी, और जो हस्तशिल्प की वस्तुएं थी, जो भारतीय उद्योग की वस्तुएं थी, जो भारत के लोगों के द्वारा बनाई हुई वस्तुएं थी, उनकी मात्रा घटती जा रही थी। पहला कारण आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। देखिए दोस्तों, अंग्रेजों के आने से पहले भारत के जितने भी इलाके थे, जितना भी क्षेत्र था, या तो उसमें शहंशाह की हुकूमत थी, या तो शहंशाह थे, या तो राजा महाराजा थे, या फिर नवाब थे, या सम्राट थे, आप ऐसे समझ लीजिए। यानी अंग्रेजों से पहले भारत में मुगल शासन था, मुगल शासन उत्तर भारत में, और दक्षिण में राजाओं का राज था। तो ये जितने भी नवाब थे, राजा थे या शहंशाह थे, इनका जो हस्तशिल्प उद्योग था उनको संरक्षण देते थे, ये उसको बढ़ावा देते थे, जिससे भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था। भारत का जो विदेशी व्यापार था या जो औद्योगिक क्षेत्र था वो बहुत ही अच्छी स्थिति में था। क्यों? क्योंकि राज दरबारों का लोप हो जाना, मतलब राज दरबार उनको क्या देते थे, संरक्षण देते थे। नवाब हो, राजा हो, शहंशाह हो, वो हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देते थे, उनका संरक्षण करते थे। परंतु जैसे ही दोस्तों ब्रिटिश सरकार आई, राजा महाराजाओं का शासन चला गया, तो वो जो संरक्षण था ना वो उठ गया। तभी यहाँ पे मैंने लिखा है, इनके दरबार भारतीय हस्तशिल्प को क्या देते थे, संरक्षणता देते थे, यानी सुरक्षा देते थे। बट जब वो रहे नहीं तो कौन सुरक्षा देगा। अब ब्रिटेन सरकार का राज था, ब्रिटेन सरकार ने जो अच्छी बातें थी मुगल काल की वो सारी समाप्त कर दी, जिससे भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का क्या हो गया, पतन हो गया दोस्तों। तो दूसरा आपको कारण भी समझ में आ गया। अब तीसरे की बात करते हैं दोस्तों, मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता। आप ये बात जानते हो कि जो हाथों से बनी हुई वस्तुएं होती हैं और जो मशीनों से बनी हुई वस्तुएं होती हैं, उनका आपस में अगर आप कंपटीशन करोगे तो आप ये पाओगे कि जो हाथों से बनी हुई वस्तुएं ना, उनमें अधिक समय लगता है, पहली बात, अधिक पैसा खर्च होता है, और तीसरी बात उनकी अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं होती जितनी मशीनों की बनी हुई होती है। तो ये बात समझिए कि जब भारतीय बाजारों में
मशीनों से बनी हुई वस्तुएं जो कि इंग्लैंड में बना करती थी, कच्चा माल वो कहां से लेके जाते थे? भारत से कच्चा माल ले जाते थे बिना आयात शुल्क का, बिना निर्यात शुल्क के वहां पे बनाते थे और वहां से यहां ले आते थे। तो उससे क्या हो गया दोस्तों, भारतीय बाजारों में मशीनों से बनी हुई वस्तुओं से भारतीय हस्तशिल्प उद्योग की बनी हुई वस्तुओं की क्या होगी, कंपटीशन हो गया, जिससे भारतीय हस्तशिल्प उद्योग में बनी हुई वस्तुएं पूरी तरीके से उनसे हार गई। उसके कारण क्या थे? उनके कारण ये थे कि भैया जो मशीनों से बनी हुई वस्तुएं होती थी ना, उनकी लागत बहुत कम होती थी। सिंपल सी बात है, उनकी कीमत कम होती थी। अब कीमत कम होती थी तो बाजार में मांग ज्यादा होती थी, और जो हस्तशिल्प की बनी हुई वस्तुएं थी उनकी कीमत ज्यादा होती थी, इसलिए उनकी मांग कम हो गई दोस्तों। ये बात आप समझिए। ऐसी भारत में बनी हस्तशिल्प वस्तुओं की उनकी प्रतियोगिता के आगे वो नहीं टिक पाए दोस्तों। ये बात मैंने आपको समझा दी। अब बढ़ते हैं हम आगे दोस्तों। हमने 3 कारण आपको समझा दिए, अब पढ़ते हैं चौथे कारण की तरफ। मांग का नया स्वरूप। अब भाई मांग का नया स्वरूप का मतलब क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल सी बात अगर मैं आपको समझाऊं, अंग्रेजों की जीवन स्टाइल से भारतीय बहुत प्रभावित थे। पहले भारतीय लोग अंग्रेजों से इतने संपर्क में नहीं थे, पर जब ब्रिटेन सरकार यहाँ पे राज करने लग गई, लोगों ने देखा कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, तो उससे बहुत सारे भारतीय प्रभावित हुए और उसे अडॉप्ट करने लगे, उनकी देखम देख वो भी करने लगे। आज भी आप देखते हैं कि ये जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है, या हम जो आज के टाइम पे जो कपड़े पहनते हैं, वो बिल्कुल ब्रिटेन सरकार से ही हम इंस्पायर हुए हैं, क्योंकि जो भारतीय वेशभूषा थी वो तो धोती पजामा थी ना दोस्तों। तो ये जो पैंट शर्ट आई है, ये कहां से आई है? उन्हीं को देख आई है। इज इट क्लियर? तो देखिए बहुत ही सिंपल है, मांग का नया स्वरूप आया। अब देखिए ब्रिटिश संस्कृति से प्रभावित होकर भारत में एक नए वर्ग का जन्म हुआ, जो पश्चिमी देशों की जीवन शैली को में बहुत अधिक रुचि रखते थे। जिससे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार की बनी हुई वस्तुओं के तो पक्ष में उसने काम किया, और भारतीय उद्योग यानी हस्तशिल्प की उस पे विपक्ष में बदलाव आया। यानी भारत के बाजारों में अंग्रेजों की बनी हुई वस्तुएं यानी ब्रिटिश सरकार की वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी। यानी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि पहले जब ब्रिटेन सरकार नहीं थी तो भारत में चलता था मट्ठा, मट्ठा यानी देसी शराब चलती थी। पर जैसे ब्रिटेन का यहाँ पे राज हुआ और उन्होंने विदेशी शराब यहाँ ले आए, तो ज्यादातर लोग विदेशी शराब पीने के ही ज्यादा शौकीन हैं। आज भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि देसी शराब पीना या भारत में बनी हुई शराब यानी जो देसी शराब होती है उसको बहुत नीची नजरों से देखा जाता है, जबकि विलायती यानी विदेशी शराब को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के शो ऑफ किया जाता है। तो ये बात आप समझिए, क्योंकि इससे एक जो हमारे भारतीय लोग थे वो हमेशा अंग्रेजों की तरह बनना चाहते थे, और आज भी ऐसा है, आप देख सकते हैं इस चीज को। तो देखिए आपको चौथा कारण भी समझ में आ गया। पांचवा कारण क्या था दोस्तों? रेलवे का आगमन। अब रेलवे का आगमन मतलब क्या? देखिए अगर मान लीजिए ये इंग्लैंड है और ये है इंडिया। अब भाई इंग्लैंड से समुद्री मार्ग से वस्तुएं बंदरगाह तक तो आ जाती थी, बट बंदरगाह तक आने के बाद उसको भारत के हर एक कोने तक पहुंचाना है, क्योंकि भारत तो एक बहुत बड़ा देश है। अब भारत इतना बड़ा देश है तो इतनी सारी वस्तुओं को सारी जगह पे पहुंचाने के लिए बहुत ही अच्छे यातायात के संसाधन की जरूरत थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया? रेलवे का निर्माण किया, जो कि आगे चल के भारत के लिए वरदान साबित हुआ। इसके बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े भारत के लिए। पर कभी भी अंग्रेजों ने रेलवे का निर्माण इस उद्देश्य से नहीं किया था कि भारतीय विकास होगा यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा। उन्होंने तो अपने स्वहित के लिए किया था कि हम जो इंग्लैंड में बनी हुई वस्तुओं को भारत के हर एक बाजार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें रेलवे चाहिए। तो रेलवे का आगमन भी हस्तशिल्प उद्योग के लिए एक पतन का कारण बना दोस्तों। जैसे अपने स्वहित के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलवे का क्या किया? आरंभ किया। दूसरी बात दोस्तों, ताकि देश के विभिन्न भागों में सभी भागों में
ब्रिटिश वस्तुओं को पहुंचाया जाए बाजारों में और भारत में बनी हुई हस्तशिल्प की वस्तुओं से उनका कंपटीशन कराया जाए। जिससे क्या हुआ दोस्तों, निम्न लागत की जो ब्रिटिश वस्तुएं थी उनका आकार, उनका बाजार बढ़ने लगा। पहले भारत के जितने भी तटीय इलाके थे वहां तक ही ब्रिटेन की वस्तुएं रहती थी, बट अब पहाड़ी क्षेत्र हो, मैदानी इलाके हो, पूर्वी भारत हो, दक्षिणी भारत हो, हर ज्यादातर भारत के जितने भी बड़े बड़े बाजार थे, छोटे छोटे बाजार थे, हर एक जगह पे ब्रिटिश वस्तुओं को पहुंचाया गया। जिसके लिए भारत में रेलवे का आगमन बहुत ही बुरा, मतलब हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए बहुत ही बुरा साबित होगा दोस्तों। तो पहला ये चीज आपको क्लियर हो गई। और देखिए दोस्तों, ये पांचवा पॉइंट, उच्च लागत वाली जो वस्तुएं थी, भारतीय वस्तुएं, वो निम्न लागत वाली ब्रिटिश वस्तुओं के सामने टिक नहीं पाए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा था और उपभोक्ता वही वस्तु खरीदता है दोस्तों जो उसे सस्ती मिलती है, और सस्ती थी ब्रिटिश वस्तुएं। इसलिए दोस्तों हस्तशिल्प जो उद्योग था, जो हाथों से बनाई जाती थी वस्तुएं, जो उनके निर्माता थे, जो उत्पादक थे, उन्होंने अपना सदा के लिए व्यापार क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट था। जब भारत को सन 1947 में आजादी मिली, तब भारतीय उद्योग बाजार था ना, वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था, इतनी बुरी कंडीशन में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बट अंग्रेजों के आगमन से पहले वही हस्तशिल्प जो उद्योग था पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि जो आधुनिक उद्योग था, अभी बहुत सारे विद्यार्थियों को ये चीज नहीं क्लियर होती कि आधुनिक उद्योग क्या है और उद्योग क्या है। देखिए दोस्तों, आधुनिक उद्योग का मतलब है बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करना, बड़ी बड़ी एक साथ बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करना। ऐसा नहीं है कि आधुनिक उद्योग से पहले वस्तुओं का निर्माण नहीं होता था, बट हाथों से होता था। मशीनें थी बट बहुत कम। आधुनिक उद्योग का मतलब है जब बड़े बड़े कारखाने, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, लाखों करोड़ों की रुपए की मशीनें लगाई गई, उसे हम आधुनिक उद्योग कहते हैं दोस्तों, आधुनिक उद्योग। तो आप ये बात जानते हैं 18वीं या 19वीं शताब्दी में आधुनिक उद्योग का जो विकास हुआ सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। अब इंग्लैंड का ही भारत में क्या था, राज था। अब इंग्लैंड कोई चाहेगा कि भारत में आधुनिक उद्योग का विकास हो। अगर आधुनिक उद्योग का भारत में विकास होगा तो ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुओं का यहाँ पे कोई क्यों खरीदेगा। तो दोस्तों, इंग्लैंड का भारत में राज था, इस वजह से जो आधुनिक उद्योग था ना, उसका जो विकास हुआ ना, वो बहुत ही ज्यादा रूखा हुआ, बहुत धीमी गति से हुआ। अब इसी चीज के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं आपके लिए, एक एक करके मैं आपको पॉइंट्स समझाता हूं। तो ये मैंने आपको थीम समझा दी। अब देखिए, पहला पॉइंट अगर आप बात करें तो भाई जो ब्रिटिश शासन काल था उसमें जो आधुनिक उद्योग था ना, उसकी गति बहुत ज्यादा कम थी, बहुत मंदा था। जब पूरे यूरोप में, अमेरिका में, मतलब औद्योगिकरण यानी कृषि को छोड़ के औद्योगिकरण की तरफ सारे देश भाग रहे थे, तब भारत में औद्योगिकरण ना के बराबर ही हो रहा था, यानी बहुत मंदा हो रहा था। दूसरा पॉइंट देखें तो दोस्तों, ये जो ब्रिटिश सरकार थी उसने आधुनिक औद्योगिकरण के लिए कोई भी सकारात्मक यानी धनात्मक कदम नहीं उठाया, यानी सार्वजनिक निवेश को नहीं बढ़ाया। और दोस्तों, जब तक देश की सरकार सार्वजनिक निवेश नहीं करेगी तब तक उद्योग नहीं बढ़ाया जा सकता, ये बात आप जानते हैं। तो जो ब्रिटिश सरकार का जिसका राज था भारत में, बिल्कुल भी कोई भी पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं था उनका मॉडर्न इंडस्ट्री को लेकर। वो चाहते ही नहीं थे कि भारत में औद्योगिकरण आए, क्योंकि दोस्तों अगर आ जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि फिर उनका कंपटीशन हो जाएगा ना उसके साथ। आप ये बात को समझने की कोशिश करें। हाँ दोस्तों, आप ये कह सकते हो कि कुछ कपड़ों की मिलें जरूर लगी, कुछ कपड़ों की मिलें स्थापित हो गई। अब भाई कुछ लोहे की और इस्पात की कारखाने भी लगे। उनमें से एक फेमस है दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा, टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना हुई 1907 में। ये कुछ ही थे, ये ना के बराबर ही थे। ऐसा नहीं है कि आधुनिक उद्योग नहीं आया, आया बट बहुत धीरे आया, बहुत रेंगता हुआ आया, आप ये समझिए। और कुछ चीनी
सीमेंट, कागज की मिलें भी स्थापित हो गई, थोड़ी बहुत हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ? अब इसमें तो ब्रिटिश सरकार का कोई हाथ नहीं था, ब्रिटेन ने तो किया नहीं दोस्तों। पर भारत में भी ना कुछ धनी वर्ग थे, कुछ अमीर लोग थे। अब क्या हुआ, आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो औद्योगिक वस्तुओं की जो मांग थी ना बहुत बढ़ गई और सप्लाई क्या हो गई थी, बहुत कम। क्योंकि बहुत सारे देश क्या हो गए थे, तबाह हो गए थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिसके कारण उनकी कीमतें लगातार बढ़ रही थी। अब उनकी कीमतें ज्यादा बढ़ हो रही थी तो नेचुरल सी बात है उसमें प्रॉफिट ज्यादा था। अब भारत में भी कुछ लोग पैसे वाले थे जो भारतीय थे, तो उनमें से ही किसी ने चीनी की से फैक्ट्री लगा ली, किसी ने सीमेंट की लगा ली, किसी ने कागज की लगा ली, किसी ने लोहे की, किसी ने इस्पात की लगा ली। बट वो बहुत कम मात्रा में लगी। बट इसमें ब्रिटिश सरकार का कोई भी रोल नहीं था, ये भारत के धनी वर्ग के लोग थे। अब धनी वर्ग का उद्देश्य था लाभ कमाना। अब इनका भी उद्देश्य ये नहीं था कि भारतीय उद्योग को बढ़ाना, नहीं भाई, इन्होंने ये जितना भी काम किया अपने स्वहित के लिए किया। क्या किया? स्वहित के लिए किया गया। परंतु दोस्तों सार्वजनिक निवेश की भारी कमी के कारण कोई भी पूंजीगत पदार्थ की स्थापना नहीं हुई। पूंजीगत पदार्थ मतलब क्या होती है? जो मशीनें बनाती हैं, जो ऐसी वस्तुएं बनाती हैं जिनका उद्योग के लिए व्यापार किया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जिनका उद्योग के लिए, जैसे मशीनें बनानी नहीं, और जो जो कि आप ऐसे भी कह सकते हैं नट बोर्ड हो गए, जैसे ये कोई भी फ्रिज है, कूलर है, इनके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसके लिए बाहरी निवेश की जरूरत होती है दोस्तों। तो पूंजीगत पदार्थ की कोई भी स्थापना नहीं हुई, जिससे आधुनिकीकरण उद्योग की भारत में जो स्थापना है ना वो बहुत धीरे हुई। तो दोस्तों ये दो कारण थे, हस्तशिल्प का पतन और आधुनिक उद्योग का स्वरूप। इस स्थिति में जब हमें भारत से आजादी मिली, और सॉरी भारत से बोल रहा हूं, ब्रिटिश सरकार से आजादी मिली, तब भारतीय उद्योग बिल्कुल डूबा हुआ था। मतलब ये लगा लीजिए उसमें कुछ नहीं था करने लायक। हस्तशिल्प उद्योग का पहले ही पतन हो गया था, आधुनिक उद्योग का बहुत ही धीमा विकास था। यानी आप ये मान लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर थी। औद्योगिकरण का प्रभाव बहुत कम था, बहुत कम परसेंटेज में लोग उद्योग धंधे से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लाइक जरूर करें।